देखो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 में क्या है हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आपका देखो एक द्विघात बहुपद होता है पी ऑफ एक्स। ये क्या होता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है आपका, जिसमें वेरिएबल यानी कि चर की घात अधिकतम 2 होनी चाहिए। आगे बात समझ में, जैसे कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये हमारा क्या है एक द्विघात बहुपद है जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो एक्स स्क्वेयर इसकी जो अधिकतम घात है वो 2 है और ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। अगर हम द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल रख दें, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है समीकरण। तो ये हो जाएगा हमारा देखो समीकरण, द्विघात समीकरण। आगे बात समझ में, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी और सी हो सकते हैं। आगे बात समझ में, तो हमें यहाँ पे समझना है कि जो हमारा द्विघात समीकरण है वो क्या हो सकता है, जहाँ पे देखो हमारी ए बी सी क्या हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं वास्तविक संख्याओं को, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है भाई, वास्तविक संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जो ए है हमारा वो 0 नहीं हो सकता बस। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम समझते हैं, जैसे कि इसका ये तो हमने आपको एक उदाहरण दे दिया, ये इसकी जो जनरल व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। ठीक है, व्यापक रूप तो हमारा देखो समीकरण इस तरह से हो सकता है 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, क्योंकि अधिकतम घात इसकी कितनी है 2। ये देखो आपका 2x स्क्वेयर माइनस के 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर वाला टर्म नहीं है, b इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि समझ में आई बात। या फिर हम कह सकते हैं देखो 2x स्क्वेयर प्लस 3x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो c वाला टर्म 0 हो गया। तो यानी कि ये हमारे क्या कहलाएंगे द्विघात समीकरण कहलाते हैं। आ गई बात समझ में। ठीक है भाई, तो ये हमारा देखो द्विघात समीकरण का कौन सा रूप कहलाता है, व्यापक रूप। आ गई बात समझ में, तो आपको इससे हमारे फॉर्मूला जो हैं वो आपको इसी से बनेंगे। आ गई बात समझ में, तो ध्यान रखोगे आप, बताओ जल्दी से। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हमने द्विघात बहुपद में क्या पढ़ा था, बहुपद के शून्यक। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे समीकरण के मूल। ठीक है, समीकरण के मूल कहलाते हैं वो जहाँ पे जो समीकरण को संतुष्ट कर दें। जैसे कि x की वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें देखो 3x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में। तो यानी कि ये हमारा कोई एक द्विघात समीकरण है, तो ऐसी हमें कोई वैल्यू मिलेगी कि इसको इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो ये 0 के बराबर हो जाए। तो यानी कि इसमें देखो अगर हम इसके फैक्टर करके देखें तो फैक्टर कैसे करते हो आप, इसका इसके गुणा। ठीक है, तो ये 4 गुणा 3 12 है, तो 4 3 12 है ना। तो ये हो जाएगा देखो 3x स्क्वेयर प्लस के, यहाँ से आप कर सकते हो 3x प्लस 4x, 3 और 4 7x, और दोनों का गुणा करेंगे तो 12। आ गई बात समझ में। दोनों में से देखो हमने 3 कॉमन ले लिया 3x, तो यहाँ से x प्लस 1 बचा। यहाँ से आपने 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बचा। ठीक है, तो यानी कि इसके दो फैक्टर हो गए, x प्लस 1 और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की एक वैल्यू आई -1 और x की एक वैल्यू आई -4/3। आ गई बात समझ। तो ये जो हैं दो वैल्यू आई हमारी, वो समीकरण के क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं द्विघात समीकरण के मूल। आ गई बात समझ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है आपकी, उसमें तो केवल आपको यही बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो वो आपको पहचानना है। तो आप पहचान सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे कि अगर हमें आपको दे दें कोई एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये तो आप बता ही सकते हो कि ये लिखा है देखो 3x स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है हमारा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें x/1/x इक्वल टू 2। अब ये बताओ, तो देखो अगर इस तरह से आपको कोई भी समीकरण मिलता है तो आप उससे पहले सॉल्व करोगे कि कैसे, कि उसे आप व्यापक रूप में लिखोगे। अगर इस तरह से लिख पा रहे हो, उसमें एक्स स्क्वेयर का और एक्स का पद है, तभी वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो अपॉन में है तो उसे आप सॉल्व करो। जैसे कि इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x। ठीक है, तो क्या हो गया देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो अपॉन में 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वेयर
प्लस 1 इक्वल टू 2x, तो 2x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो हमारा उस तरह का है, बिल्कुल है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे यस ये है, ठीक है ना, ये भी था आपका। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x इक्वल टू 3 मान लो, है ना, ये कोई आपके लिए है चेक करने के लिए, चेक करो है या नहीं द्विघात समीकरण, है ना। तो ऐसा नहीं करना आपको कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर दिख गया तो आपने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अपॉन में है वैल्यू, तो इसका एलसीएम लेंगे, फिर से क्या आ जाएगा एक्स। तो देखो यहाँ पे एक तो एक्स का इधर गुणा करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 3, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 3x, इसे इधर लेके आओ, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 3। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि हमारे जो है द्विघात समीकरण है या नहीं। आ गई बात समझ में, बताओ भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम ये द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण हल करने की विधि, ठीक है। तो हमारी कितनी विधि हैं और हमें कौन कौन सी पढ़नी है वो आप समझ लो, ठीक है भाई। सबसे पहले तो देखो हमारी क्या है, गुणनखंड विधि है आपकी, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी आपको गुणनखंड करके दिखाया, ठीक है, गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरी आपकी क्या है, दूसरी है हमारी पूर्ण वर्ग बनाकर, लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में है वो पूर्ण वर्ग बनाकर करना है ही नहीं, है ना। और अगर होगा तो हम ये एक एक क्वेश्चन सभी का बताते हैं आपको, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, सूत्र का प्रयोग करके। सूत्र कौन सा है आपका, ये तो आपको पता ही है सभी को, है ना, सूत्र का प्रयोग करके। तो सूत्र कौन सा है हमारा, श्रीधराचार्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको इस पे और इस पे ध्यान देना है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि हमारा जो द्विघात समीकरण होता है हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। देखो तीनों विधि से हम समझते हैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं हम गुणनखंड विधि से, ठीक है। जैसे पहला एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x माइनस के 3, एक ही सवाल को हम 3 तरह से करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 दे रखा है हमें, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि गुणनखंड इसका देखो यहाँ पे a 1 है आपका, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो माइनस के 3x स्क्वेयर आना चाहिए, और 2x को जोड़ के या घटा के तो -2 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वेयर माइनस के अगर 3 में से प्लस का एक x घटा देंगे तो यहाँ पे -2 बचा। तो देखो ये आपको इसको फैक्टर करके देखना है, बीच वाला जो टर्म होगा x वाला, ठीक है। तो 2 के फैक्टर किया आपने, देखो 2 तो 2 गुणा 1 ही आया। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस 2 आना चाहिए जोड़ के और घटा के, ये तो जो 2 आना चाहिए, यहाँ पे जो 3 है हमारा, ठीक है। तो 3 को फैक्टर आए, जैसे कि इनका और इनका लास्ट पहले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो बीच वाली संख्या है, जैसे कि 3 का करना था हमें यहाँ पे, है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 गुणा 1, तो 3 और 1 की जोड़ के घटा के लेके आओ, तो 3 और 1 यानी कि 3 में से 1 गया तो 2 बच गए देखो, और 3 और 1 का गुणा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 हो गया हमारा, है ना, प्लस का यहाँ पे कितना बचा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो जब आपका फैक्टर सही है तो ये और ये जो दोनों ब्रैकेटें आपकी सेम आएंगी, ठीक है, और ये हो गया x प्लस 1। तो यहाँ से एक समीकरण के मूल निकालने के लिए दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे अलग अलग, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो x की एक वैल्यू आई 3 और एक वैल्यू आई x की -1। तो ये था हमारा गुणनखंड विधि, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बताया था हमने आपको, पूर्ण वर्ग, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग आपका है नहीं सिलेबस में, लेकिन समझा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है कि एक बात बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है आपको क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम इसको कैसे लिखते हैं कि ये जो है a स्क्वायर प्लस का 2ab
प्लस के बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर पे, ठीक है। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये वर्ग ही तो है, कंप्लीट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमें फंक्शन दे रखा है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3, तो यहाँ पे देखो हम अगर माइनस का है 2x वाला टर्म तो हम माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, अगर जो सेकंड टर्म प्लस का है तो हम प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहला टर्म लिखा है उसका स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर है, माइनस माइनस है, यहाँ पे हम देखो 2 अपनी तरफ से लगाएंगे और फिर उसके बाद पहले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे x। अब यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये 2x ही रहे, 2x तो वो पहले से है, 1 का करेंगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी b था उसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो यानी कि 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 था नहीं तो हम इसका स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। वहाँ पे -3 पहले से था, तो यहाँ से और यहाँ तक देखो क्या बना हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में। माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4, ये इक्वल 0 के चल रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पे देखो इसको राइट हैंड साइड लेके गई तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर आप देखो -2 का वर्ग लिख सकते हो इसे, है ना। तो एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है आपका, एक कोष्टक में जोड़ दो और एक में घटा दो। तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 प्लस 2 और एक में x माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे देखो x में से 2 में से 1 गया तो 1 और x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो x बराबर -1 और x बराबर 3, दो वैल्यू आ गई आपकी। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो ये तो था हमारा पूर्ण वर्ग बनाने वाला तरीका, आ गई बात समझ में। और यहाँ पे था आपका फैक्टर गुणनखंड विधि, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है सूत्र वाला। सूत्र क्या है आपका, देखो सूत्र था हमारा ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो समीकरण क्या है हमारा, समीकरण था देखो एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x माइनस 3 बराबर 0। इस समीकरण की इससे तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं। तुलना कैसे करोगे, देखो तुलना करेंगे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है 1 है, तो ए की वैल्यू हो गई 1, ठीक। बी की वैल्यू क्या हो गई -2, सी की हो गई -3। तो जो सीरीधराचार्य सूत्र है हमारा, है ना, वो क्या है आपका कि एक्स की वैल्यू निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर माइनस का 4ac, ठीक है भाई, अपॉन में 2a। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो जब x बराबर क्या हो गया आपका, देखो b की वैल्यू कितनी है -2, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 2 प्लस माइनस -2 का वर्ग 4 माइनस 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है -3, ठीक है भाई, अपॉन 2a, 2 × 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा देखो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस ये 4 3 12 माइनस और माइनस प्लस की, ठीक है भाई, बटे 2 1 2, 12 और 4 16, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 बटे 2। तो यहाँ पे देखो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा देखो 4 प्लस माइनस 4 बटे 4 नहीं, ये 2 है भाई, है ना, ये 2 है, 2 प्लस माइनस 4 बटे 2। तो देखो x की वैल्यू आई है, एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक है, चिन्ह लेने पर, और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा देखो x इक्वल टू 2 प्लस 4/2 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस 4/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x बराबर 2 प्लस 4 6 बटे 2, तो x बराबर 1 तो वैल्यू आ गई 3, और यहाँ पे देखो x बराबर माइनस के 2 बटे 2, तो x बराबर आ गई माइनस के 1। आई बात समझ में। तो देखो तीनों विधि से हमारी x की जो वैल्यू है यहाँ पे ये भी आई इतनी, ठीक है, यहाँ पे भी हमारी देखो -1 और 3 आई, ठीक, और जो तीसरा फैक्टर मेथड था उससे भी हमारी ये आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि आपको कौन कौन सी मेथड समझनी है। एक तो आपको देखो गुणनखंड विधि, ठीक है, फैक्टर मेथड, और एक समझना है आपको फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दोनों ध्यान रखनी है। सबसे पहले अब यहाँ पे देखो फिर से हम समझाते हैं आपको एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल, है ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15, ठीक है भाई, और यहाँ पे यही सवाल है आपका इक्वल टू 0, तो इसके मूल याद करने हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर, इसके
15 की गुणनखंड करके देखो यहाँ पे, है ना, 15 3 से भाग जा रहा है 5 बार, 5 से जा रहा है 1 बार, तो यानी कि ये 3 गुणा 5, ये हमने देखो छोटा इसलिए लिया कि आपको समझ सको आप, है ना। तो 3 और 5 जोड़ के देखो 8 आ गया, और गुणा करेंगे तो 15 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस के 3x माइनस के 5x प्लस के 15 बराबर 0। इन दोनों में से देखो x कॉमन आ गया आपका, x माइनस 3, यहाँ से क्या आएगा आपका माइनस के 5, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो x माइनस 3 आया एक फैक्टर, एक आया x माइनस 5 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 3 और एक 5, तो ये इसकी क्या कहलाएंगे भाई, मूल। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। सूत्र के लिए है ना, सीधाचार्य से कर रहे हैं। तो ए का मान देखो 1 है, बी का कितना है माइनस के 8, सी का कितना है 15। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो जो सूत्र हो जाएगा हमारा सीधाचार्य सूत्र से कि x बराबर माइनस बी, सूत्र लिखोगे आप पहले, है ना, क्या होता है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 8 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 8 का वर्ग 64 माइनस 4 a का मान 1 गुणा सी का मान 15। ठीक है भाई, बटे 2a, 2 इंटू 1। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया हमारा 8 प्लस माइनस 64, 15 चौका 60, 4 गए 4 बचे, है ना, बटे 2। तो ये देखो कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2 बटे 2। तो देखो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक है, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे देखो x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2 बटे 2, एक बार हो जाएगा 8 माइनस 2 बटे 2। तो 8 और 2 10 बटे 2 का मतलब 5, पहली वैल्यू, है ना। x बराबर 8 में से 2 गई तो 6 बटे 2 का मतलब 3। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो ये दोनों मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला और ये जो है, अब यहाँ से आगे आपको देखो दो चीज़ और समझनी है कि समीकरण के मूल कैसे कैसे हो सकते हैं। आगे बात समझ में। तो समीकरण के मूलों की प्रकृति समझते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, मूलों की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है। तो देखो इसके मूल कैसे कैसे हो सकते हैं, आगे बात समझ में। जैसे कि हम यहाँ पे क्या सिखाएंगे आपको, देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर, जैसे कि यही समीकरण था हमारा, है ना, माइनस का 8x प्लस के 15 बराबर 0। तो हमने यहाँ पे रूट निकाले, x इक्वल टू 1 तो 3 आया और 1 5 आया। आ गई बात समझ में। तो देखो ये मूल कैसे आए हमारे, ये मूल आए अलग अलग, वास्तविक व अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग आए। अगर देखो हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर 0 करें, है ना, तो यहाँ पे इसके रूट देखो हमारे कैसे आएंगे, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वेयर माइनस के 2, यानी कि इसका अगर फैक्टर करें तो ये हो जाएगा देखो 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे देखो अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचा, माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा बराबर 0। तो x माइनस 3 एक फैक्टर हो गया और दूसरा भी x माइनस 3 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आई, एक 3 और दूसरी भी 3। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, वास्तविक व समान, यहाँ पे कैसे आएगी, वास्तविक व समान। आ गई बात समझ, बराबर हैं दोनों वैल्यू इसलिए, ठीक है, यहाँ पे वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। ठीक है, वह अलग अलग। ठीक है। अब देखो इसमें केस तीसरा बनता है, कैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वेयर माइनस का 8x, ठीक है, माइनस के 10, ठीक है भाई, प्लस के 10 इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, या फिर हम लिखें यहाँ पे मान लो कि ये 4 है हमारा केवल, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे अगर फैक्टर निकालें तो देखो फैक्टर इसके हो रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले तो देखो 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 5, 5 से 1, यानी कि देखो 2 और 5 बन ही नहीं रहा आपका, है ना, बन नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से चेक करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो हमारा कितना माइनस बी, यानी कि माइनस का 4 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वेयर क्या हो गया आपका
16 माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है 1 गुणा 10, यानी कि देखो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 40, यानी कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके वास्तविक मूल नहीं होती। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो 3 केस बने, आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा द्विघात समीकरण इस तरह का दे रखा है, कैसा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 केस बनेंगे, कौन कौन से, कि हम सबसे पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारी ये वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे तीनों केस में यहाँ पे निकालते हैं अलग अलग सभी केस के लिए। केस फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या थी, -8, -8 का वर्ग 64। ठीक है, -4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 15 है। तो यहाँ पे देखो 64 माइनस 15 चौका 60 बराबर 4, यह देखो 0 से बड़ी आई। अगर हमारी केस फर्स्ट 0 से बड़ी आ जाए ये वैल्यू, ठीक है, तब हमारे समीकरण के मूल कैसे हो जाते हैं, वास्तविक व अलग अलग, वास्तविक व अलग अलग। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डिफरेंट रूट्स। ठीक है, मूल। ठीक है, अब देखो सेकंड केस क्या होता है हमारा, कि अगर हम b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालें, जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो b क्या था आपका -6, -6 का वर्ग, -6 का वर्ग 36, -4, a का मान 1, c का मान 9। तो यहाँ पे देखो 36 माइनस के 36 बराबर 0। अगर देखो b² माइनस 4ac हम निकालें और उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तब हम क्या कह सकते हैं कि मूल जो है वास्तविक व समान होंगी। ठीक है, वास्तविक व कैसे होते हैं, समान। आगे बात समझ, जैसे कि यहाँ पे आई देखो दोनों वैल्यू बराबर आ गई। ठीक है, तीसरा, अगर हम यहाँ पे देखो b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालें, बड़ी हो गई बराबर हो गई, एक केस बचा छोटी। ठीक है, तो वहाँ पे देखो जैसे कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है -4, यहाँ पे -4 का वर्ग, -4, a का मान 1, c का मान 10, 16 माइनस 10 चौके 40, 16 में से 40 गए तो माइनस के कितने बच गए 24। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये देखो लेस देन 0 हो गई। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि वास्तविक मूल नहीं, मूल वास्तविक नहीं होते। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि काल्पनिक होते हैं। आ गई बात समझ में, अब याद रखोगे। ठीक है ना, जैसे कि अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि इसमें हमारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि अगर इस समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, तो कोई भी एक वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, तो उसमें कोई भी कांस्टेंट दे रखा होगा, उसका मान ज्ञात कीजिए। आ गई बात समझ में। ठीक है भाई, तो आपको ऐसा कोई एक क्वेश्चन देते हैं हम, ठीक है, तो उसके बाद आप बताओगे कि अगर कोई समीकरण, तो उसके मूल बताने हैं आपको। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कहलाते हैं ये समीकरण के मूल। जैसे कि यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहीं पे एग्जाम्पल लिख देते हैं हम आपके लिए। ठीक है, ये है देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन, यदि p(x² माइनस 2√5x प्लस 15 बराबर 0 के यदि समीकरण इतने के मूल कैसे हैं, वास्तविक व समान, ठीक है, के मूल समान हैं, तो p का मान बताओ, p का मान। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो जब हमारे समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो ये कंडीशन लगानी है आपको। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या है आपकी, b की 2√5, 2√5 का वर्ग करोगे आप तो क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग 4, √5 का 5, तो 4 पंजे 20। ठीक है, आ गई बात समझ में। माइनस का 4, a का मान कितना है देखो p, और c का मान कितना है 15 बराबर 0। तो देखो ये तो 20 यहीं रखो है ना, इसे इधर ले जाओ क्योंकि प्लस की हो जाएगी, 15 चौका 60, p 60 का इधर गुणा तो इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो p बराबर 20/60, तो ये कितना हो जाएगा 1/3।
आ गई बात समझ में? बताओ जल्दी से। तो पी का मान क्या रखें हम यहाँ पे समीकरण में? 1/3। ठीक है ना, याद रखोगे अब? तो यानी कि जो हमें कांस्टेंट दे रखा है उसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में? बताओ भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पर पहले चले गए हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं अभी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण है। क्या है आपका द्विघात समीकरण? कि अगर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है भाई, तो इसके जो दो रूट होते हैं हमारे, दो मूल, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि मूलों का योगफल समझ लो आप, है ना, मूलों का योगफल। योगफल इसका मतलब है कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो मूल अधिकतम, ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना, दो मूल अधिकतम होते हैं। और कौन कौन से, यानी कि यहाँ पे मान लिया हमने कि अल्फा व बीटा उसके दो मूल हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में भाई? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा और बीटा इसके दो मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा? -b/a। ये सूत्र है आपके लिए। ठीक है, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल हो जाता है देखो c/a, यानी कि आप इसे अल्फा इंटू बीटा कहते हो। ठीक है, आगे बात समझ में? जैसे कि अगर हमें कोई एक समीकरण दे रखा है 3x² + 5x + 7 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कहे कोई कि आप समीकरण के मूलों का योगफल बताओ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका? देखो -5/3, यानी कि देखो ए की वैल्यू 3, बी की 5, तो यहाँ पे माइनस सूत्र में है। ठीक है, और गुणनफल कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी कि 7/3। आ गई बात समझ में? निकाल सकते हो भाई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/अल्फा + 1/बीटा, ये वैल्यू आपको और ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे क्या करोगी? ठीक है, कि इसका एलसीएम लेंगे तो देखो अपॉन में अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा का इधर अल्फा का इधर गुणा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ऊपर, है ना। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, -5/3 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की 7/3। तो सॉल्व कर दो, नीचे का ऊपर और बीच में गुणा, तो ये हो जाएगा देखो -5 गुणा 3/3 गुणा 7, 3 से 3 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? -5/7। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से अगर समीकरण के मूल दे रखे हैं और अल्फा बीटा अगर ऐसे करके कुछ भी वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप यहाँ से उसके मान निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर हमसे कह देता ये कि अल्फा² + बीटा² की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें इसकी या तो अल्फा और बीटा अलग अलग निकाल लो आप, या फिर देखो इसका पूर्ण वर्ग बनाओ। कैसे होता है पूर्ण वर्ग? उसमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है देखो उस पूर्ण वर्ग वाले मेथड की जो हम बता रहे थे आपको, है ना। क्या होता है आपका कि अल्फा² + बीटा² प्लस के 2 अल्फा बीटा हम यहाँ पे जोड़ दें और 2 अल्फा बीटा हम यहाँ पे घटा दें, तो देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या फॉर्मूला बन गया आपका? ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे -2 अल्फा बीटा। अब देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये रही, और अल्फा इंटू बीटा की, तो यहाँ पे आप मान रख सकते हो। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी? ये हो जाती है। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर 5 का वर्ग 25/9 -2 गुणा अल्फा इंटू बीटा 7/3। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसे, देखो तो 9 आ गया एलसीएम, है ना। ये तो रहेगा 25 माइनस 3 का 3 में 9 बार, 3 दूनी 6 सत्ते 42। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा? 25 10 7 माइनस की 17/9। आ गई बात समझ में? ठीक है, इस तरह से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा देखो मूलों का योगफल, ठीक, और ये हो जाएगा आपके मूलों का गुणनफल। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में? इसके बाद देखो
अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं जैसे कि संख्याओं पर आधारित। जैसे कि अगर आपकी कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, कि उसके अंकों को पलट दें तो आप द्विघात समीकरण वगैरह बनेगा, तो उसकी वैल्यू है ना। तो यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से आधारित है ना। ये क्या है आपका, देखो कि अगर हमें एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, ठीक है भाई, के मूलों का अनुपात P अनुपात Q है। समझ में आ गई? यानी कि इसके जो मूल हैं वो या तो P अनुपात Q दे रखे होंगे या उसका अनुपात दे रखा है P और Q, ठीक है। तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है कि P अपॉन Q अंडर रूट में प्लस Q अपॉन P ये भी अंडर रूट में प्लस N अपॉन L अंडर रूट में बराबर 0। ये आपको प्रूफ करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मूलों का अनुपात दे रखा है P अपॉन P अनुपात Q। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि अगर कोई भी आपको अनुपात दिया हुआ होता है, जैसे कि किसी के पास कुछ रुपए हैं तो वो कह सकता है कि 2:3 के अनुपात में रुपए हैं, तो आप क्या कांस्टेंट मान लेते हो कोई भी एक, है ना। तो यहाँ पे आप इसके साथ कोई भी एक कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो प्रथम मूल मान लो, कोई भी मूलों का अनुपात इस तरह का है, तो अल्फा बराबर हम क्या मान लें, पी के मान लो आप, है ना, और बीटा क्या मान लिया आपने, क्यू के, ठीक है। या फिर आप पी और क्यू का कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। आगे बात समझ में क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ई, तो ये हो जाएगा देखो माइनस के एम अपॉन एल। यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में एम नहीं है एन ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे एन करेंगे, ये एन ही है, ठीक है, दोनों जगह एन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस के एन अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो क्या लिख सकते हैं कि पी पी के प्लस क्यू के। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आप कह सकते हो पी के प्लस क्यू के बराबर माइनस के एन बाई एल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पे देखो अब अगर हम कहें कि अल्फा इंटू बीटा एन अपॉन एल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो वैल्यू है हमारी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा क्या है आपकी, पी के और क्यू के बराबर एन अपॉन एल, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये तो है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है हमारी इसके बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब देखो इन दोनों को प्रूफ क्या करना था आपको, कि हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, उसकी हम LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS ये है हमारा देखो P अपॉन क्यू अंडर रूट प्लस Q अपॉन P अंडर रूट प्लस N अपॉन L अंडर रूट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो हमें जो पहले तो दो टर्म है, ठीक है, पहले जो दो टर्म है उनमें P और Q है हमारा यहाँ पे, तो हम इसका P और Q LCM ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो अंडर रूट में PQ, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P, इसका इधर करेंगे तो ये Q प्लस N अपॉन L अंडर रूट के अंदर। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो P प्लस क्यू का हम मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो P प्लस क्यू अगर K कॉमन ले लें तो K का इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस के N बटे L और K आ जाएगा हर में नीचे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है भाई। और P इंटू क्यू का यहाँ पे भी देखो सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका अंडर रूट के अंदर है, क्या हो जाएगा हमारा N बटे L, और ये देखो K इंटू के, यहाँ पे K स्क्वायर, तो बाहर क्या निकल के आएगा K अपॉन में, ठीक है ना, बराबर नहीं प्लस में, यहाँ पे लिखा है हमारा N अपॉन L। ये देखो K से तो K हमारा कट गया। यहाँ पे एक बात बताओ, अंडर रूट दो बराबर हम अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देखो ये अंडर रूट में लिखा है आपका N बटे L, इस N बटे L से ये वाला N बटे L कितने बार कट जाएगा आपका,
समझो यहाँ पे है ना, तो ये कट जाएगा अंडर रूट के एन बटे एल बार। यहाँ पे देखो माइनस पहले से लगा है, प्लस ये कितना है आपका एन बटे एल प्लस का, तो ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो गया आपका 0। आ गई बात समझ में? बताओ जल्दी से। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। जैसे कि अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण ये बोल रहा है कि 3 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। कोई एक ऐसा समीकरण मान लिया, हम कह रहे हैं समीकरण द्विघात समीकरण का एक मूल 3 है, ठीक है। तो k का मान बताओ। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर कोई भी एक द्विघात समीकरण दे रखा है हमें, अगर उसका कोई मूल है तो वो समीकरण को संतुष्ट करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 3 इस समीकरण का मूल है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, चूंकि 3 समीकरण का एक मूल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 रख देंगे, ये इसके इक्वल रखने पे 0 आनी चाहिए इसकी वैल्यू, माइनस के 2k एक्स की जगह पे रखना है 3 माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। 3 का वर्ग 9 माइनस ये हो जाएगा देखो 3 दूनी 6k माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब निकालो वैल्यू, ये 9 में से 6 गए तो 3 बचे, माइनस के 6k प्लस के 9 में से 6 गई तो 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो माइनस के 6k बराबर माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कट गया तो k बराबर आ जाएगा 3/6। तो k की क्या वैल्यू हो गई तुम्हारी 1/2। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे आपको संख्याओं पर आधारित सवाल भी दे रखे होंगे, ठीक है ना। जैसे संख्याओं पर आधारित अगर हमें कोई भी सवाल दे रखा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये बोल रहा है कि एक संख्या और उसकी व्युत्क्रम का योग, क्वेश्चन है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग दस बटे 3 है, तो संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे देखो आपको कोई भी संख्या तो दे रखी है, लेकिन उसका इकाई का अंक दहाई का अंक नहीं है। अगर उस तरह की कंडीशन है तो आप इकाई और दहाई के अंक अलग अलग मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल डायरेक्ट संख्या दे रखी है, तो आप क्या मानोगे, माना कोई संख्या, ठीक है, क्या है आपकी x है, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी है, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग दिया है, इसका व्युत्क्रम x प्लस 1/x, उसका क्या दे रखा है 10/3। समझ में आई? इसका देखो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3x² प्लस 3 बराबर 10x, 10 इधर ले आओ, है ना, 3x² माइनस के 10x प्लस 3 बराबर 0। तो ये बन गया आपका देखो द्विघात समीकरण। यहाँ से आगे आप खुद सॉल्व करोगे। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आप होमवर्क में हो गया आपके लिए, ठीक है, गुणनखंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है भाई, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल तो आएंगे, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें एक ही वेरिएबल में चेंज करके बनाना है समीकरण द्विघात समीकरण से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से बनेगा, क्या कि माना संख्या का एक संख्या के अंकों का योग, इकाई और दहाई 2 अंक होंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया इकाई का अंक क्या हो गया आपका x, तो अंकों का योग क्या है 8, ठीक है।
तो पहला अंक x है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि अगर मान लो आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, 5 रुपये आपने किसी को दे 2 रुपये किसी को दे दिए, तो मान लो आपके पास कितने रुपये बचे, 8 बचे। तो यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आपके पास अंकों का योग 8 था, उसमें से x चला गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस एक्स। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी संख्या हो जाएगी हमारी, इकाई तो 1 की होती है और दहाई होती है 10 की भाई, तो इसलिए हम दहाई में हमेशा 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया तुम्हारा x प्लस 80 माइनस के 10x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 माइनस की 9x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये बोल रहा है कि अंकों को पलटने पर, यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है ना, ये तो केवल रैखिक समीकरण वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। अंकों को अगर पलट दोगे, ठीक है, अंक पलटने पर पलटेंगे तो देखो इकाई का अंक तो ये हो जाएगा, इकाई का अंक ये हो गया हमारा कितना 8 माइनस एक्स, और दहाई का क्या हो जाएगा आपका एक्स। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो गई हमारी कितनी 8 माइनस एक्स प्लस 10x, ठीक है। तो ये हो गई देखो 8 प्लस 9x, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि जो संख्या है आपकी पहले ये थी, अब ये है। आ गई बात समझ में। तो संख्या कितनी, मूल संख्या से 36 अधिक है, यानी कि ये जो संख्या थी मूल संख्या ये है, इससे ये 36 है, तो ये आपका रैखिक समीकरण बन गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे, है ना। तो ये देखो 80 माइनस 9x बराबर 8 प्लस 9x, यानी कि इससे ये कितना है 36 ज़्यादा है ना। तो इसमें से 36 इसमें से घटा दो या इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल के आप समीकरण संख्या निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसके बाद 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि हमें ये बोल रहा है कि 12 को 2 टुकड़ों में बांटिए क्योंकि उनके वर्गों का योग 74 है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 12 को 2 हिस्सों में विभाजित करो, ठीक है, जब उनके वर्गों का योग 74 है। तो अब एक बात बताओ, यानी कि 12 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले मान लो कि पहला हिस्सा माना, पहला हिस्सा यानी कि आपने दे दिया किसी को कुछ 12 में से, है ना, x दे दिया मान लो। तो दूसरा हिस्सा कितना बचा आपके पास, दूसरा बच गया हमारे पास कितना, दूसरा भाग 12 माइनस एक्स। अब ये क्या बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग भैया दिया है, प्रश्न के अनुसार लिख सकते हो, है ना, एक्स का वर्ग प्लस 12 माइनस एक्स का वर्ग कितना दे रखा है 74, होल स्क्वायर खोलो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस की 24x बराबर 74। तो एक्स स्क्वायर हो गया देखो 2x स्क्वायर माइनस की 24x प्लस की 144 माइनस की 74 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस की हो गई वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बचा हमारा 2x स्क्वायर माइनस की 24x, 4 में से 4 गए 0, और यहाँ पे देखो 70 बच गए, है ना। तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 35 बराबर 0। गुणनखंड आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, है ना, 5 सत्ते 35, 5 और 7 12। आ गई बात समझ में, ठीक है भाई। तो इस तरह से संख्याओं के कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी एक सवाल है समय और दूरी से है, ठीक है। देखो भाई ये हमारा चाल और दूरी पे एक सवाल है, जैसे कि एक नाव
की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। नाव को धारा के विपरीत तथा धारा की दिशा में जाने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगते हैं। तो धारा की चाल बतानी है आपको। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, धारा की चाल। तो वही चीज़ आप मान लोगी। सबसे पहले वो चीज़ ध्यान रखना है कि मान क्या रहा है, पूछ क्या रहा है आपको। माना धारा की चाल, ठीक है भाई, कितनी हो गई, x किलोमीटर पर आवर मान लिया हमने। आ गई बात समझ में? अब एक बात बताओ, जिधर पानी बह रहा है अगर उस साइड में अगर आप जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है कि नाव की शांत जल में चाल, ये दे रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी आपकी, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी हमारी, देखो प्लस हो जाएगी, जो उसमें नाव की चाल है उसमें धारा की चाल बढ़ जाएगी धारा की दिशा में। समझ में आई बात? ठीक है। अब उसकी अगर विपरीत दिशा हो जाए, ठीक है भाई, यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ नहीं लिखी क्वेश्चन में, नाव को धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल समय, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी है हमारी, कितनी है दिशा में, कुल 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, है ना। यानी कि वो हमारी दूरी कुल कितनी है, 30 किलोमीटर है। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो धारा की दिशा में, यहाँ पे देखो धारा की विपरीत दिशा में, तो यानी कि जब उल्टे चलोगे तो आपको, जैसे कि अगर हवा में चल रहे हो, हवा की विपरीत दिशा में, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है ना। विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, वो जो चाल है उसमें से माइनस हो जाएगी एक्स। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई बात समझ में? तो अब एक बात बताओ कि 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटा 30 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, दोनों सब तरफ से। तो देखो जो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा कुल समय, करने में लगा कुल समय कितना है हमारा, ये है हमारा 4 घंटा 30 मिनट। तो हम कहेंगे कि 4 सही 1/2 घंटे, है ना, या फिर 9/2 घंटे, 4 दूनी 8 और 1 9। तो अब एक बात बताओ, चाल बराबर क्या सूत्र होता है तुम्हारा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है भाई। तो एक बात बताओ, जाने में और आने में अलग अलग टाइम लगेगा, ठीक है, चलिए तो जाएंगे, धारा की दिशा में तो कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो समय बराबर क्या हो जाएगा, आपका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, समय बराबर हो जाएगा तुम्हारा, देखो दूरी बटे चाल। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो अब एक बात बताओ, धारा की दिशा में यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, कितना समय लगेगा भैया आपको बताओ। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर, देखो दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है आपकी 30 किलोमीटर, समय क्या है, वो चाल क्या है हमारी, धारा की दिशा में 15 + x, तो इतने घंटे लग जाएंगे, ठीक है। 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो ये हो जाएगा देखो 30/15 - x, इतने घंटे। आ गई बात समझ में? और हमें क्या दिया है, दिया है कुल समय। कुल समय हमें कितना दे रखा था, 9/2 घंटे, ठीक है, और हमें ये लगा है। तो यहाँ से बन गया देखो तुम्हारा समीकरण 30/15 + x प्लस 30/15 - x बराबर 9/2। सॉल्व करेंगे भैया अब समीकरण को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 30 दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया भाई हमने, है ना। यहाँ पे LCM ले लेंगे, देखो 15 + x और 15 - x, ठीक है, ये बराबर में 9/2। तो देखो 15 - x का इधर गुणा, तो 15 - x प्लस 15 + x, यहाँ पे देखो हमारा x से x कट गया, यहाँ पे देखो कुछ कट रही है वैल्यू, कट रही हो तो काट दो, 3 से ये 10 बार, 3 से ये 3 बार, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बचा आपका 10, ठीक है, और ये 15 और 15 यहाँ पे फिर से हो गया तुम्हारा 30 बटे, नीचे देखो a - b और a + b करेंगे तो 15 का वर्ग 225 माइनस x² बराबर 3/2। देखो 3 से इसे फिर काट दो, कितने बार, 10 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 100, ठीक है,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100/225 माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा 200 बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वेयर को इधर ले आओ, 200 को इधर, एक्स स्क्वेयर बराबर 225 में से 200 गए तो 25 बचे वही, ठीक है। तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा +-5। तो यानी कि माइनस तो लेंगे नहीं, चाल है आपकी, है ना, तो -+5 किलोमीटर पर आवर धारा की जो चाल आ गई आपकी वो क्या हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, ये है हमारा कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, उसमें 3 भुजाएं, तो ये बोल रहा है कि उसकी सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से, यानी कि सबसे पहले जो चीज़ आपको दे रखा है ना कि इसके गुने से उसके गुने से, तो सबसे पहले आप उसे मानोगे सबसे छोटी भुजा, उसी को मान लो। क्या मान लिया आपने, x मीटर, ठीक है। कर्ण क्या बोल रहा है, कर्ण के लिए बोल रहा है क्या कि उसकी सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से, यानी कि 2 गुना कितना अधिक है, 6। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण की लंबाई। आ गई बात समझ में। अब देखो यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर कम है, तो तीसरी भुजा देखो भाई, तीसरी भुजा यानी कि इससे कितना कम है, 2 मीटर कम है, तो ये हो जाएगी 2 माइनस, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया, 2x + 4 मीटर, ठीक है। अब देखो समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें पता है आपको कि समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम काम करता है, पाइथागोरस की प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कर्ण क्या है आपका, 2x + 6 का होल स्क्वायर बराबर x का, कोई भी जो छोटी जो भुजाएं वो उसकी लंब और आधार हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो x² + 2x + 4 का होल स्क्वायर, खोल दो वही। तो ये तो हो जाएगा देखो 4x² + के 36 + 2 दूनी 4 छेंगे 24 x बराबर ये x² + 4x² + 16 + 4 दूनी 8 दूनी 16x, ठीक है। 4x से 4x आपका कट गया, तो इन्हें इधर ले चलो, तो ये हो जाएगा देखो x² 16 माइनस के 8x, 36 में से 16 गई तो 20, ठीक है भाई। 24 यहाँ पे कितने बचेंगे तुम्हारी, इधर ले गई तो -8, और 36 को ले गई तो हम यहाँ पे कितने बचे, 20 बच गई, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको इसके करने हैं भाई फैक्टर, ठीक है। तो आपको फैक्टर करके बताना है कि इसकी जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, कर दें या फिर कर ही देते हैं। x² माइनस की 10x, 10 में से देखो 2 गई तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो x - 10 और x + 2, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 1 10 और 1 आएगी आपकी -2, तो ऋणात्मक आप लोग ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो जो सबसे छोटी भुजा मानी थी आपने वो आ गई आपकी x मीटर, ठीक है। छोटी भुजा x का मान आया 10 मीटर, ठीक है। तो कर्ण क्या आ गया आपका, देखो उसके 2 गुने से 6 ज़्यादा, 10 दूनी 20 और 6 26, ठीक है। और जो तीसरी भुजा आ गई आपकी, तीसरी भुजा वो क्या आ गई, उसमें से जो 6 में से 2 और कम कर दो, है ना, तो 20 और 4 ये हो जाएगी तुम्हारी 24। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है आपका कंप्लीट, ठीक है भाई। अच्छा, एक कमेंट में आंसर जरूर करना है आपको, एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, x² + x + 1/4 बराबर 0, ठीक है। समीकरण है आपका, है ना, ये समीकरण का हल क्या होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है, केवल आपको आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में, ठीक है।